ये जो लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये है मदरसों में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। लफ्ज़ जिहाद का एक बहुत बड़ा कारण ये है FCRA की फंडिंग आ रही है। लफ्ज़ जिहाद इसलिए भी चल रहा है क्योंकि 90% लफ्ज़ जिहाद के केस रिपोर्ट ही नहीं होते। मुश्किल से 10% लफ्ज़ जिहाद के केस रिपोर्ट होते हैं, और उसमें भी माता पिता के पांव पकड़ने पड़ते हैं समाज को और पुलिस वालों को, तब लोग लिखवाते हैं। मैं भोपाल गया था, मेरा कार्यक्रम था पिछले, उसमें वहां एक मछली पकड़ा गया, सुना है आपने? मछली, हाँ, 55 लड़कियों के साथ उसने धोखा किया, 55, और एक भी लड़की FIR कराने के लिए तैयार नहीं। वहां के पुलिस के बड़े अधिकारी बता रहे, बोले अश्विनी जी क्या करूं, कोई तैयारी नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं तैयार है? वो कह रहे हैं जी 20 साल मुकदमा चलेगा, 20 साल हमारी बेटी को आना जाना पड़ेगा, हमें आना जाना पड़ेगा, तारीख पे तारीख रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा, तो फिर हम शादी विवाह कब करेंगे? भारत की वर्तमान व्यवस्था के कारण लफ्ज़ जिहाद फैल रहा है। वर्तमान जो कानून है, वर्तमान न्यायिक व्यवस्था, उसके कारण लफ्ज़ जिहाद हो रहा है। शिकायत ही नहीं हो पा रही है, और शिकायत हो भी रही है तो लफ्ज़ जिहाद खुलेआम तो होता नहीं है ना, कोई प्रूफ तो होता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप की चैटिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कोई ऑडियो क्लिप होती है, कोई गवाह तो होता नहीं। और कानून क्या कहता है? गवाह चाहिए। वो बेचारा, वो बेटी कहाँ से गवाह ढूंढ के लाएगी? वो माता पिता कहाँ से गवाह ढूंढ के लाएंगे? कहाँ से वो 30 साल मुकदमा लड़ेंगे किसी को सजा दिलाने में? तो हार के वो बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस लफ्ज़ जिहाद को ठीक करना है तो सबसे पहले भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना चाहिए। लफ्ज़ जिहाद को रोकना है तो झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीड़िता है वो गवाह नहीं ला पाती, और जो जिहादी है वो 20-20 हजार रुपए में 100 गवाह ले आके खड़ा कर देता है। अधिवक्ता बंधु को पता है सबको, 20-25 हजार रुपए में आराम से गवाह मिल जाते हैं। ज्यादा है तो 50 हजार रुपए, 50 हजार रुपए में गवाह लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पैसे वाला है, वो 50 गवाह ला के खड़ा कर देगा। वो गरीब है, इज्जत उसकी वैसे ही तार तार हो रही है, वो गवाह कहां से ला के खड़ा करेगी? इसलिए अगर लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो हमें सबसे पहले झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। यह लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन पुलिस लगा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है हमने इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है तो मान लो पुलिस लगा भी दे तो जज साहब बोलेंगे, फटकारेंगे पुलिस को, तूने NSA कैसे लगा दिया? कहीं लिखा ही नहीं इसमें कि लफ्ज़ जिहाद हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लफ्ज़ जिहाद हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए कानून है, UAPA है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि लफ्ज़ जिहाद हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। और जब खतरा लिखा नहीं है तो पुलिस लगाएगी नहीं, लगाएगी भी जज साहब फटकारेंगे, और जब न पुलिस लगाएगी न सजा होगी तो लफ्ज़ जिहाद रुकेगा क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। लफ्ज़ जिहाद के लिए बाहर से फंडिंग आ रही है। ये 2010 में कानून बना था FCRA, इसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और मैंने आंकड़े देके बताए कि भारत में हर साल लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है विदेशों से। हर साल 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है। उसमें माओवादियों को भी है, नक्सलियों को भी है, मिशनरियों को भी है, नक्सलियों को भी है, माओवादियों को भी है, जिहादियों को भी है, उसमें लफ्ज़ जिहाद की भी है। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, छांगुर जलालुद्दीन के 40 NGO में 500 करोड़ की फंडिंग आई उसको विदेशों से, और उसने तो बाकायदा रेट रखा हुआ था। ब्राह्मण छत्री की लड़की को लफ्ज़ जिहाद में ट्रैप करने का रेट 15 लाख रुपए। यादव, पटेल, कुर्मी, की मौर्य, कुशवाहा, OBC जो समाज है उसकी बेटी को ट्रैप करने का रेट 10 लाख रुपए। दलित आदिवासी परिवार की बेटी को ट्रैप करने का रेट 5 लाख रुपए। अपने आप में धंधा है। एक आदमी कितना कमा लेगा? ड्राइवर की नौकरी करेगा 20-25 हजार रुपये कमाएगा, टीचर बन जाएगा 40-50 हजार रुपये महीने कमाएगा, कुछ और काम करेगा 50-60 हजार रुपये कमा लेगा। और यहाँ साल भर घूमा, स्कूल कॉलेज का चक्कर लगाया, और एक ब्राह्मण की लड़की अगर उसने ट्रैप कर लिया तो 15 लाख हो गए। 15 लाख रुपए एक का मतलब साल भर में अगर एक को भी उसने ट्रैप कर लिया तो 1.25 लाख रुपए महीना का कमाई हो गई उसकी। और ये कानून कब बनाया, किसने बनाया? 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। मैं कई बार कहता हूं तो लोगों को बुरा लगता है कि मैं तो कांग्रेस BJP कर रहा हूं। अरे भैया,
भारत को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने तो लगभग 200 कानून बनाए थे, लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने भी लगभग 50 कानून बनाए। कांग्रेस के कानून खत्म नहीं होंगे तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक फंडिंग आ रही है तब तक लफ्ज़ जिहाद नहीं रुकेगा। लफ्ज़ जिहाद रोकना है, फंडिंग रोकनी पड़ेगी। फंडिंग रोकने के लिए इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। परसों माननीय संचालक जी से पूछा गया था इस विदेशी फंडिंग के बारे में, इसका जवाब उन्होंने दिया था। लफ्ज़ जिहाद की एक और फंडिंग हो रही है ड्रग कारोबार से। भारत में लगभग साल में 50,000 करोड़ का ड्रग कारोबार है, और ड्रग कारोबार में 90% की मार्जिन होती है। लागत और बेचने में 10% कीमत आती है, बाकी 90% नेट प्रॉफिट होती है। और ये जो ड्रग कारोबार चल रहा है, इसके कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी नशे में जा रही है, और इस ड्रग से जो पैसा आ रहा है लगभग उसका 50% वापस फिर लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर खर्च हो रहा है। तो वास्तव में अगर हमें लफ्ज़ जिहाद रोकना है तो सबसे पहले आपको ड्रग स्मगलिंग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। आज तक किसी ड्रग स्मगलर को भारत में फांसी हुई क्या? जोर से बताइए जरा। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की सिटीजनशिप खत्म हुई क्या? आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म हुई क्या? आप लोग गूगल कर लेना, सिंगापुर 1 किलो गांजा फांसी। एक व्यक्ति सिंगापुर में 1 किलो गांजा लेके गया था, सीधे उठा के फांसी दे दिया। और यहाँ 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, 10-10 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है और जमानत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण की फंडिंग हवाला के जरिए आ रही है। हवाला इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है। एक बात ध्यान रखना, आप भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। और उसके मैं आगे कहता हूं, मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज होती ही नहीं है। दैवी समस्याएं हैं जो लाइलाज हैं, जिसका हमारे पास इलाज नहीं है। हम धूप नहीं रोक सकते, हम बारिश नहीं रोक सकते, हम भूकंप नहीं रोक सकते, हम सुनामी नहीं रोक सकते। बाकी इंसान के द्वारा शुरू की गई सभी समस्याओं का समाधान इंसान कर सकता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वकालत करने के पहले इंजीनियर था, और ये फर्म बिलीफ है, जापानियों के साथ काम करके हमने एक ही बात सीखा कि मानव निर्मित कोई समस्या लाइलाज नहीं होती, और मानव निर्मित समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ता, ऊपर वाला आके करता नहीं है। औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, मथुरा का, काशी का, भगवान आके लड़े क्या? जोर से बताइए जरा। राम मंदिर टूट रहा था, भगवान श्री राम लड़े क्या? नहीं। भोजशाला टूटा, भद्रकाली टूटा, अटाला टूटा, कोई ऊपर से आके लड़ा क्या? नहीं। वो नीचे वाले से नीचे वाले को लड़ना पड़ेगा, ऊपर वाले नहीं आके लड़ेंगे। ये हमें समझना पड़ेगा। तो अगर हमें लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रोकना है तो हमें ड्रग कारोबार खत्म करना पड़ेगा। एक बात इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? अच्छा, डॉक्टर है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको दर्द कहीं होता है और उसका रूट काज कहीं और होता है। जैसे कई बार आपको हेडेक हो रहा होगा, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपके पेट में होगी, यहाँ गैस बन रही होगी, यहाँ हेडेक हो रहा होगा। आपको दिख रहा है सर दर्द हो रहा है, सर की कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत कहाँ की है? पेट की। और आधी बीमारियों का मूल कारण है पेट की गंदगी। पेट साफ हो जाए, आधी बीमारी खत्म। ऐसे ही भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आधी बीमारी खत्म। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग ब्लैक मनी से होती है। ब्लैक मनी क्यों चल रही है भारत में? कानून घटिया है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग बेनामी लेन देन से होती है। क्यों चल रही है? कानून घटिया है। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग, लफ्ज़ जिहाद का केस कमज़ोर हो जाता है। पीड़िता के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो थानेदार को दे सके, और दूसरी तरफ वाला थानेदार को 5-7 लाख 10 लाख रुपए देता है, और जांच जैसी करनी चाहिए थानेदार वैसी जांच नहीं करता। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ, इसमें कुछ थ्योरेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें थानेदार को करना क्या है? पुलिस पैसा कैसे कमाती है? कोई पुलिस वाले हैं क्या इधर? एक तो हमारे पीएसओ खड़ा है। पुलिस में मेहनत करने पे पैसा नहीं मिलता, काम न करने पे पैसा मिलता है। ईमानदारी से जांच करने पे पैसा नहीं मिलता, लापरवाही के साथ जांच करने पे पैसा मिलता है। ठीक है, उसने दे दिया,
5 लाख 10 लाख रुपए पकड़ाया, जांच को उल्टा सीधा घुमा दिया, बाद में उसने बड़ा वकील कर लिया और उसके बाद उन्होंने ऐसा गवाहों के बयान के दौरान उसको ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन किया, वो टूट पड़ा वहीं पे, खत्म। और वैसे भी जिसने जांच किया था उसका ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, बाद में कोई और पुलिस वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। पूरा घालमेल इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत में सजा नहीं हो रही है। आज तक इतनी घटनाएं आ चुकी, और छोटी मोटी नहीं। बिहार, वो झारखंड में एक नेशनल शूटर थी, वो लफ्ज़ हाथ में उसको ट्रैप कर लिया था, नेशनल शूटर थी। आज मुझे पता चला आपके यहाँ भी एक, वो क्या नाम है, इंसानियत, हाँ, अभी इंसानियत, हाँ। ऐसे गद्दारों को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे गद्दारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे गद्दारों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो तीनों काम कर सके। मैं कह रहा हूं अगर वो जमानत पे गया भी है वो छूट जाएगा, आप उसको 4-6 महीने ज़्यादा जेल में रख ही नहीं सकते। ऐसा कोई कानून ही नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई धारा लगाई भी नहीं होगी उसके ऊपर। एनएसए लगा नहीं होगा, यूएपीए लगा नहीं होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम लगा नहीं होगा। अच्छा, सबसे खास बात ये, उसमें थोड़ी अज्ञानता की भी कमी है। ये मेरे हाथ में नई वाली भारतीय न्याय संहिता है, इसका सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम। डकैती को ऑर्गेनाइज क्राइम माना गया है, लेकिन लफ्ज़ जिहाद को ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं माना गया। लफ्ज़ जिहाद ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं, जोर से बताइए जरा। और 111 है, लेकिन ड्राफ्ट करने वालों को समझ में नहीं आया। एसी के कमरे में बैठे बैठे ड्राफ्ट कर दिया, नई बोतल पुरानी शराब, वही काम करके छोड़ दिया। सेक्शन 148 वेजिंग वॉर लिखा हुआ है इसमें, और ये लफ्ज़ जिहाद हमारे लिए वेजिंग वॉर है। भाई पहले यही तो काम कर रहे थे। अकबर ने 5000 बहन बेटियों को अपने हरम में रखा था, तलवार के दम पे रखा था। आपका इंसानियत 12 बहन बेटियों को ट्रैप कर गया, वो किसी और तरीके से ट्रैप कर गया। उस अकबर की सोच में इस आपके अभी इंसानियत क्या नाम है इसका, इसकी सोच में कोई अंतर है क्या? नहीं है। और वेजिंग वॉर की धारा है, हमारे अधिवक्ता बंधु जानते हैं, भारत में वेजिंग वॉर की धारा बस सफेद हाथी का दांत बन के रखी हुई है, यूज ही नहीं होती है। हमारे पास सेक्शन 152 लिखा हुआ है इसमें कि जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, हमारी एकता के लिए खतरा हो, अखंडता के लिए खतरा हो, उसमें 152 लगेगा। लगाते ही नहीं, इसलिए नहीं लगाते, हमने उसमें क्लियरली लिखा नहीं कि ये कन्वर्जन और लफ्ज़ जिहाद हमारी एकता के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, या ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो पुलिस वाले डर के मारे अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में जज की झाड़ खाने से बचने के लिए वो धाराएं लगाते ही नहीं। और एक मैं आपको बताऊं, थोड़ा मेहनत करने से प्रयास क्या होता है, फल क्या होता है। यहाँ पे एक धर्मांतरण का केस हुआ गाजियाबाद में। एक जैन साहब का परिवार था, एक इकलौता लड़का था, उसको ट्रैप कर लिया क्योंकि 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। उनको लगा कन्वर्ट कर देंगे, 500 करोड़ मिल जाएगा। उसके बाद एफआईआर हुआ। अब एफआईआर में क्या करें, बस वही धारा लगा दिया जो धर्मांतरण वाली धारा थी। मैंने वहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे, उनसे आग्रह किया, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिले। हमने कहा काम करो, आप इस पर एनएसए लगा दो। बोले कैसे लगा दूँ, एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है। अरे हमने कहा एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो खतरा है वो एनएसए है, और धर्मांतरण नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने लगाया, और जब किसी क्राइम में पहली बार एनएसए लगता है तो हाई कोर्ट जाता है कंफर्म होने के लिए, और वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, और वहां से कंफर्म होकर आ गया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए एनएसए लगाना जायज है। आप भी कोशिश करिए, ये जो इंसानियत बैठा हुआ है, इंसानियत जो राक्षस, इसके ऊपर एनएसए लगवाइए, यूएपीए लगवाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगवाइए, गैंगरेस रेट लगवाइए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करवाइए, इसकी नागरिकता खत्म करने के लिए लिखना शुरू करिए। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। याद रखिए, भारत की जो समस्या है वो न लाइलाज है, न विश्वव्यापी है, लेकिन ठीक तभी होगी जब कठोर भय मिलेगा। एक बात और, हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, कहते थे ना। लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग कैश में होती है या ऑनलाइन होती है, जोर से बताइए जरा। ज़्यादातर कैश में होती है।
लैंड जिहाद की फंडिंग, जोर से बोलिए, कैश में। ड्रग कारोबार, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, जमातियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, फर्जी राशन कार्ड, अरे जोर से बोलो, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे, न रहेगा बांस। कैश खत्म कर दो, सारी समस्या खत्म। और आज की डेट में कैश खत्म हो सकता है, क्यों? आप मुझे, इतने लोग बैठे हो, कितने लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हो? हाथ उठा के दिखाओ। 1 2 3। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 20% लोग हैं जो 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। आप संपन्न परिवार की, इसलिए पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करती होंगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जब 80% पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? और जो 20% 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, यूपीआई, भीम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, न रहेगा बांस, न बजेगी। भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, कैश लेन देन लिमिट कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लफ्ज़ जिहाद भी रुकेगा, धर्मांतरण भी रुकेगा, घुसपैठ भी रुकेगी, बाकी और भी अराजकता भी रुकेगी। अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है, तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, लिखना शुरू करिए। अगला सवाल, भारत की कितनी भूमि पे अवैध कब्जा है?